ओके, तो अभी हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। तो देखो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ इस पॉइंट ए पे स्पेस है, स्पेस में एक पॉइंट ए है, ओके, और यहाँ एक दूसरी पॉइंट है बी, यानी पोजीशंस है। इस पोजीशंस पे एक चार्ज रखी हुई है Q1 और यहाँ जो चार्ज है Q2, और ये दोनों चार्ज सेपरेटेड हैं डिस्टेंस r से, करेक्ट। तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, यानी ये जो चार्ज Q1 है ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज की वजह से, और ये जो चार्ज Q2 है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1 चार्ज की वजह से। अगर मान लो Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2 उसको हम लिखेंगे F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। या तो ये मेथड यूज करो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और Q2 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज Q1 उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, या इस तरीके से, करेक्ट। अब हमें पता है लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो Q2 जो चार्ज है Q1 को रिपेल करेगा, मतलब फोर्स जो लगेगी Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2 वो इस डायरेक्शंस में लगेगी, ओके। और Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू Q1 वो इस डिस्टेंस इधर है ना, करेक्ट। तो A से B की डायरेक्शंस में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और B से A की तरफ Q1 एक्सपीरियंस करेगा, ओके। तो F12 को वेक्टर के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा F12, क्लियर। और डायरेक्शन किधर से किधर है, देखो 2 से 1 की तरफ है, तो इसको लिख सकते हैं R21 क्या। इसी तरह जो फोर्स 2 एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू 1, यानी चार्ज 2 एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू चार्ज 1, वो हो जाएगी F21, और इसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी 1 से 2 की तरफ, क्लियर हो गया। तो ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों, क्लियर, क्योंकि यहाँ वेक्टर का सिंबल नहीं है, यहाँ पे हमने आरो नहीं डाला है, और ये है वेक्टर के फॉर्म में फोर्स। तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील करेंगे। याद रखना दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं, है ना, उनकी जो फोर्स जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ये चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है और ये जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, यानी F12 जो है वो बराबर होगा F21 के। बट दोनों के डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शंस दोनों के क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो इसको हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ R12 वेक्टर हो जाएगी, क्लियर हो गया। मैं डस्टर लाता हूँ। हाँ। तो हमें पता है दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है,
तो F12 इक्वल टू F21 हो गया, है ना। और इसको हम F लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो F है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 टाइम्स Q2, और ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। जब आप इसको कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां एक कांस्टेंट आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे K, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो यही था स्केलर फॉर्म में कूलम्ब्स का लॉ, करेक्ट। ये जो इक्वेशंस है ये क्या बता रही है? लॉ को बता रही है। किस फॉर्म में? स्केलर के फॉर्म। सेम कूलम्ब्स की लॉ को हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो। फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी Q1 चार्ज, वो होगा F12, इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहां हमें डालना पड़ेगा डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस क्या हो जाएगी? R21 वेक्टर, F21 ये क्या होगी? K Q1 Q2 अगेन बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम रहेगी और डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। क्लियर हो गया? तो F21 को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। R12 को हम बोल सकते हैं माइनस R21 क्या, और ये जो माइनस है यहां से निकाल के आप यहां डाल दो। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये है F12। तो F21 जो है वो बन गई माइनस F12। क्लियर हो गया? तो वेक्टर के फॉर्म में हमने फोर्स को लिख दिया, ओके। और फिर हमने देखा कि ये जो फोर्स है पार्टिकल 2 के ऊपर यानी चार्ज 2 के ऊपर, और जो फोर्स चार्ज 1 के ऊपर है वो मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शंस में ऑपोजिट है। तो यानी ये एक्शन रिएक्शंस का पेयर बना रहे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, और वैल्यू तो पता ही है आपको, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट जो है इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, आगे चलते हैं। तो देखो, दो चार्ज पार्टिकल है, एक यहां पे है Q1 और एक यहां पे है Q2। क्लियर? अगर इनके बीच में एयर है या फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी
हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। मान लो अगर इनके बीच में केरोसिन है या कोई दूसरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, इंसुलेटर है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखी हुई है, क्लियर, यानी इनके बीच में एयर नहीं है, तो इसकी परमिटिविटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी क्या हो गई, एप्सिलॉन, और एयर की क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इंटरवेनिंग मीडियम की परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है उसके पास कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसलिए कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी को ही समटाइम्स के से डिनोट भी कर देते हैं और उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस के को इस के से कंफ्यूज मत कर देना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि कूलम्स लॉ के लिए आई है। अगर यहां पे एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरी चार्ज यहां पे नेगेटिव हो और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो सेम आर हो, तो Q1 को ये Q2 अट्रैक्ट करेगा इस तरफ और Q2 को Q1 अट्रैक्ट करेगी। फिर जो फोर्स लगेगी 1 के ऊपर ड्यू टू 2 वो क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शंस बदल जाएगी। अब डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, R12 यूनिट वेक्टर और F21 के ऊपर क्या होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और यहां हो जाएगा R21। करेक्ट। अगेन देखो इनकी डायरेक्शंस क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ओके, तो ये एक्शन रिएक्शंस के ही पेयर अभी भी बना रहे हैं, है ना। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसको कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्स की लॉ को देखेंगे कंपेयर करके किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स की है। वो क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो कहता है कि ए पे अगर एक पार्टिकल रखे हो उसकी मास है m1, बी पे एक पार्टिकल रखे हो उसकी मास है m2 और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मान लो r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 पे लगेगा ड्यू टू 2 वो क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। क्लियर। तो दो मास एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और वो होगा क्या, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, R12 क्या, F21 क्या हो जाएगी, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर और यहाँ R21। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू क्या होती है इसकी, इस G की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, साइड बाय साइड आप यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज Q1 ले लो, नेगेटिव चार्ज Q2 ले लो, सेपरेशन R ही रखो, तो फोर्स क्या हो गई 1 2 पे, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 क्या, करेक्ट। यहां K कांस्टेंट है, यहां कैपिटल G कांस्टेंट है। आ गई बात समझ में।
ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स थे वो भी इनवर्स स्क्वायर है, मतलब जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, और कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है। दोनों में एक चीज का डिफरेंस है दोनों फोर्स में, वो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंटरवीनिंग मीडिया, इसके अंदर केरोसिन रखो, पानी रखो, कुछ भी रखो, डिपेंड नहीं करता, बट ये करता है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर यहाँ चेंज होगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और ये क्या होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है और उसकी मैग्नीट्यूड कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है और मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है कम डिस्टेंस के ऊपर।